ठीक है, तो काफी बच्चों ने टेस्ट दिया है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता हो, सॉल्यूशन पता हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, तो थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको, जिन लोगों ने का क्वेश्चन गलत हुआ होगा या जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है जी, चलिए। तो वेटेज वगैरह का डिस्कशन मैंने वीडियो सॉल्यूशन में तो किया ही हुआ है। तो आप देखो 5 साल में 69 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, इन दोनों टॉपिक से कंबाइन टुगेदर देखा जाए तो 69 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 इयर्स। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो कि भाई मेरा पेपर जब होगा तो उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि 4 से 8 नंबर का यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबको पता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, सोलेनॉइड एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और फ्लक्स एंड गोज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वो सब। तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रेपिटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो जहां भी जो पीछे ये 5 साल के पेपर में एनालाइज करके देखा जाए तो दीज आर द हॉट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेस्ट में भी आपको इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं फर्स्ट लेक्चर नहीं है, वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर। आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे ना। चैप्टर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होना है शायद B04 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करो, जो आपका टेस्ट हुआ था अभी 8 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन है ये। वो हम बैठ के एक साथ करेंगे इसको सॉल्यूशन को, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर मे बी टुमारो। For a given length L of a wire carrying a current I, how many circular turns would produce the maximum magnetic moment of what value? ठीक है, तो पहले आप ये डिसाइड करोगे कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फॉर अ गिवन वायर। आपको एक वायर दे दिया जिसका लेंथ L है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आल्सो गिवन एज I, तो ये दोनों वैल्यू फिक्स्ड हो गई, लेंथ ऑफ द वायर एंड करंट इज फिक्स्ड। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी सर्कुलर टर्न्स वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, कितने नंबर ऑफ टर्न्स इस वायर से बना सकते हो ना। वायर वायर आपको दिया, उसके थ्रू एक करंट है, अब आपके पास चॉइस है, आप उसको एक टर्न में कंप्लीट कर दो पूरा लूप, या फिर उसी वायर को 2 टर्न में यूज कर लो, या छोटे छोटे टर्न्स ऐसे बहुत सारे कर लो, है ना। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने की फॉर द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। और जब आप नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड कर लोगे उसके बाद व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर कॉइल। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल आपको क्रिएट करनी है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट देन यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा यार, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है बताओ, M इज इक्वल टू NI, नंबर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, एरिया ऑफ वन लूप, है ना, एरिया ऑफ वन लूप, तो NI होता है। अब आप देखो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आपको प्रोड्यूस करना है ना, तो अब यहाँ से तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे इन्फिनिटी तो कर नहीं सकते। तो अब हमारे को क्या जो लिमिटेशंस है वो है लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट एंड करंट थ्रू दैट इज कांस्टेंट। तो करंट तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में आ रहा है, बट आई हैव टू कन्वर्ट दिस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इनटू इन टर्म्स ऑफ एल के टर्म्स में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्कुलर टर्न्स हैं, तो सर्कुलर टर्न्स है तो लूप जो आपका लूप बनेगा उसका एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया, पाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब आर को आपको लिखना है लेंथ के टर्म्स में, क्योंकि आर तो गिवन नहीं है, आर गिवन होता तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते पाई स्क्वायर। अब आर को लेंथ के, रेडियस को लेंथ ऑफ द वायर के टर्म्स में लिखना है। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, वी कैन यूज द फॉर्मूला कि यार हमें पता है लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर इंटू एन, 2 पाई आर इंटू एन। देखो 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ वन लूप, है ना, सर्कुलर लूप होगा तो एक लूप का सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर। अगर ऐसे एन लेंथ को यूज करके एन नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्रिएट किए, एन नंबर ऑफ लूप्स मैंने जनरेट किए, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी,
एक लूप का सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ लूप्स, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर विच इज गिवन टू यू। तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। यहाँ से मैं रेडियस कैलकुलेट करूंगा, आई विल कैलकुलेट रेडियस। आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई एन, एल बाई 2 पाई एन। अब मुझे रेडियस मिल गया, आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर था, तो पाई इंटू एल बाई 2 पाई एन का स्क्वायर। तो अब जो मुझे एरिया की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 2 पाई एन का स्क्वायर। ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू थे उसके टर्म्स में मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट होता जा रहा है। अब मैं एरिया इधर लेफ्ट साइड में एम के फॉर्मूला में, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा। एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई इज करंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एरिया को मैंने अब कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, एल बाय 2 पाई एन का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करते तो आपको क्या मिलेगा, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका एन आई ए पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, पाई से पाई कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एन, 4 पाई। ये फॉर्मूला आपका बच गया, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन। अब बताओ, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द वायर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। अब बताओ, इस फॉर्मूला को देख के बताओ, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। कब, जब लेंथ ऑफ द वायर एंड करंट आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, है ना, लेंथ ऑफ द वायर एंड करंट आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ऊपर वाला फॉर्मूला था, ये क्या था बच्चे, एम इज इक्वल टू एन आई। जब आपके पास लेंथ की कोई वो दिक्कत नहीं है, आपके पास लेंथ आप कितनी भी यूज कर सकते हो, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज करोगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लेंथ तो बढ़ती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि फॉर अ गिवन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एल एंड अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट आई, जो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, तो कितने एन शुड बी मिनिमम, एन शुड बी मिनिमम। तो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 हो जाएगी, है ना। यस सर। एक ही लूप क्रिएट कर दूंगा इस लेंथ एल से, एक ही लूप बना दूंगा, तो फिर मुझे खाली एक लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब एन 1 हो जाएगा, तो फिर वैल्यूज कैलकुलेट करो, व्हाट विल बी द वैल्यू देन, एन की वैल्यू 1 रख दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट की फिर एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। एन की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो दैट्स हाउ यू विल अचीव एट आवर आंसर। तो कौन सा आंसर सही होएगा फिर मेरा, ए ऑप्शन। आई एल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर आ गया कि भाई अगर लेंथ गिवन है, लेंथ फिक्स्ड है, करंट भी फिक्स्ड है, तो एक गिवन लेंथ ऑफ वायर से मैं एक टर्न बनाऊंगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट मुझे मिलेगा। तो और उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1/4 पाई आई एल स्क्वायर। तो इसमें डाउट है बच्चों, या समझ आया आपको ये, सर आ गया समझ। यस सर, आ गया समझ। आ गया ना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि लेंथ गिवन है, लेंथ फिक्स्ड है, एक लिमिटेड लेंथ दे दिया तो 1 टर्न से मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। लेंथ अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करो तो भैया फिर तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओ, सीधी सी बात है ना। तो ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, नहीं हुआ था तो इसको ट्राई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला लिखो पहले तो, कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, आप क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। A current carrying wire is placed in the grooves of insulating semicircular disc of radius r as shown. The current enters at point A and leaves at point B. Determine the magnetic field at point D. देखो बच्चे, ये एक सेमी सर्कुलर क्या है, डिस्क है और इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है कि ये आपका, इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करंट एंटर्स एट ए, तो करंट ए पे एंटर करता है, डायरेक्शन डायग्राम में उल्टा दे दिया इन्होंने, ए पे एंटर करेगा, पॉइंट सी पे जाएगा फिर, और बी पे लीव कर जाएगा, बी पे करंट लीव कर जाएगा। तो अब इस केस में आपको पॉइंट डी पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी। तो अब आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, एक ए सी एंड एक सी बी। ठीक है, दोनों करंट का डायरेक्शन अलग अलग है।
अब ऐसे करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो होता है एट ए पॉइंट डी फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, वो क्या होता है बच्चों? व्हाट इज दैट फॉर्मूला? बताओ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। 2 पाई आई अपॉन 4 पाई इंटू डी, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इंटू जो एंगल सबस्टेंड होता है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ, ठीक है। ये कब होता है? देखो एक इनफाइनाइट ऐसे वायर है, दोनों साइड इनफाइनाइट नहीं भी है तो फिक्स लेंथ का भी है, तो हम क्या करते हैं ऐसे पॉइंट डी, कोई पॉइंट पी लिया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट इज दिस इज डी, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालते थे यार? ये पॉइंट पी जो है वो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा इस वायर के दोनों एंड्स पे। अगर ये फिक्स लेंथ का है, इनफाइनाइट नहीं बोलते, तो फिक्स लेंथ का वायर बोल दिया, तो दोनों एंड्स पर ये पॉइंट डी, पॉइंट पी क्या एंगल सबस्टेंड करेगा? मान लो ये एक साइड का एंगल थीटा 1 लेते थे, दूसरे साइड का एंगल हम क्या लेते थे? थीटा 2 लेते थे, ठीक है। और डी इज द डिस्टेंस। अब बाकी क्या है? करंट इन द वायर इज आई, बाकी सारी चीजें आपको कांस्टेंट है, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर। तो फॉर्मूला आपको दे दिया, क्वेश्चन आपके सामने, अब ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूँ। जो सेमी सर्कुलर इंसुलेटिंग डिस्क दिया है उसका यूज केवल और केवल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस के लिए आएगा, मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करके बताओ व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू दीज टू करंट कैरिंग वायर्स। एक चीज ध्यान ये भी रखना कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन ए से सी में एक डायरेक्शन में है, सी टू बी में दूसरे डायरेक्शन में, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये भी देख लो तुम। इस पॉइंट वायर सी बी से डिस्टेंस में बोल देता हूँ कि यार ये D1 मैंने बोल दिया, ठीक है, दिस इज D1। वायर ए से डी को क्या बोल देंगे? ए से डी का जो दूरी है मैं इसको बोल देता हूँ डिस्टेंस D2, ठीक है। और फिर अपन क्या बोले, वायर सी बी क्या हो गया? वायर नंबर 2, और ए सी होगा वायर नंबर, सॉरी वायर नंबर ए सी होगा वायर नंबर 2, और ये हो गया वायर नंबर 1। D1 और D2 के अकॉर्डिंग हम इनको नेमिंग कर लिया, ठीक है, इसको वायर नंबर 1 बोल दिया। अब दो वैल्यूज आएंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट D1 एंड D2, D1 एंड D2, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से, है ना। ये आपका आर है, तो इसका ट्राइंगल यूज करो, साइन थीटा यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके यू कैन फाइंड आउट D1 एंड D2 इन टर्म्स ऑफ आर। आर के टर्म्स में D1 D2 निकाल लो। फिर आपको करंट इन द वायर तो पता है कि आई दे रखा है, और थीटा एंगल आपको पता करना है, फिर आपकी वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। इतना हिंट सफिशिएंट है। अब 2 मिनट का टाइम लो, खुद से सोच कर करके इसको देखो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आपको। चलो, और सब बच्चे ना आंसर करेंगे, देखो तो आकांक्षा मैम से बोल दूंगा मैं, नाम जो आपके फॉरवर्ड करने के लिए बोला है मैं। जो बच्चे जो हैं चुप बैठने के लिए आपको अनुमति नहीं है, क्वेश्चन कर लो। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए थे, अगर वहां भी नहीं हुए तो अभी कर लो, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, है ना, समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट टेस्ट में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। फॉर्मूला और उसका ये आपको दे दिया मैंने कि कैसे यूज करना है, अब आपको उधर उस पर अप्लाई करने का भी। मैं रैंडमली पूछ लूंगा बच्चों, नाम लेके, है ना, रैंडमली आपका नाम लेके पूछ सकता हूँ कि आप बताओ, है ना। तो सब बच्चे ट्राई करो, फाइनल आंसर आए ना आए बट ट्राई करते रहो, अप्लाई करने की कोशिश करो इस फॉर्मूला को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सर इसमें एक में साइन 30 डिग्री और एक में साइन 60 डिग्री लेना है। यस 60 लोगे, क्योंकि 30 + 30 60 आएगा।
एक वायर के लिए मैं करा देता हूँ आपको, है ना, एक वायर के लिए B1 के लिए AC या BC के लिए, एक के लिए मैं कैलकुलेशन आपको लिखवा देता हूँ, बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम तो हमारे काम का नहीं है, तो फॉर्मूला को समझने के लिए था, इसको हटा देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस D1। तो ट्राइंगल BCD को देखो बच्चे, BCD ट्राइंगल के अंदर D1 है और हाइपोटेन्यूज इज 2R। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल BCD के अंदर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू D1/2R। ठीक है बच्चे, साइन 30 क्या होगा 1/2, तो इस इंप्लाइज D1 इज इक्वल टू 2R इंटू 1/2। तो क्या आ गया D1 की वैल्यू, D1 इज इक्वल टू R। ठीक है, D1 इज इक्वल टू R आ गया। ठीक है, मुझे डिस्टेंस पता चल गया। चलो अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, टू कैलकुलेट D2 देखो ट्राइंगल कहां से मिलेगा, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD के अंदर देखो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू D2/2R। 60 क्यों आया, 30 + 30 है ना, एक पूरा एंगल लोगे तो 60 आ जाएगा। तो D2 इक्वल टू √3R है ना, √3/2 इज इक्वल टू D2/2R। तो D2 क्या आएगा, D2 इज इक्वल टू √3 ऑफ R। ये आपका आ गया। तो मुझे D1 D2 मिल गए, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, देखो इस फॉर्मूला को देखो, म्यू नॉट तो फिक्स्ड वैल्यू है, जो तो मेरा फाइनल आंसर है, करंट भी फिक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है, 4 पाई इज ऑल्सो फिक्स। अब मुझे D मिल चुके हैं दोनों के लिए, दोनों वायर के लिए डिस्टेंस D मिल चुका है पॉइंट D से। अब मुझे क्या करना है, θ1 और θ2 फाइंड आउट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट θ1 एंड θ2। ठीक है, चलो अब ये θ1 और θ2 कहां से लूंगा, जो ये 30 और 60 दे रखे ये वाले, कि इधर पॉइंट की साइड से, इधर से बताओ कौन से वाले लेने, पॉइंट की साइड पॉइंट की साइड से, क्योंकि पॉइंट से ही तो हम ले रहे थे ना कि कितना कितना ऐसे एंगल क्या सबस्टेंड कर रहा है। जैसे वायर हमने लिया था, दिस इज वायर, और पॉइंट से कितना, ये पॉइंट के पास से लेते थे कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है ना, ऐसे लेते थे। तो पॉइंट की साइड से लेंगे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यार, मुझे ये रेड कलर का एंगल और ब्लू कलर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री आएगा ड्यू टू ये सेमी सर्कल है ना, तो सर्कल पे ऐसे करते हो तो 90 डिग्री आपका एंगल बनता है। तो ये मेरे को इसलिए दिया हुआ था कि सेमी सर्कुलर है डिस्क, तो 90 आ गया। अब ट्राइंगल BCD में देखो, BCD में एक एंगल 30, दूसरा 90, तो ब्लू कलर वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। और ट्राइंगल ACD में देखो, रेड कलर का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, मुझे θ1 की तो वैल्यू मिल गई दोनों के लिए, फर्स्ट वायर के लिए भी सेकंड वायर के। अब θ2 क्या मिलेगा, θ2 क्या रहेगा, θ2 कैसे पता चलेगा, देखो अगर ये वायर ऐसे आगे भी जा रहा होता तो कुछ ना कुछ θ2 की वैल्यू मिलती मुझे, है ना। अगर आगे वायर आगे भी जा रहा होता पॉइंट B से तो θ2 मिलता, बट आगे वायर है नहीं, तो अब θ2 की वैल्यू क्या है फिर, 0। भाई, क्योंकि आपने क्या किया, देखो ये वायर है, मान लो ये पेंसिल है ना, ये वायर है और मेरा पॉइंट इधर ही है, तो अब इसके जस्ट सामने, एक एंड के जस्ट सामने रखा हुआ है पॉइंट, तो ऊपर तो इसमें कोई एंगल है ही नहीं ना, तो ये θ2 0 है, θ1 जो नीचे वाला इधर एंगल बनेगा ये, तो θ1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड θ2 विल बी 0 फॉर बोथ द वायर्स। ठीक है, तो 0 फॉर बोथ द वायर्स। अब मुझे इतना पता चल चुका है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्टली फाइंड आउट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो B1 बोल देंगे उसको, B1 इज इक्वल टू, B1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा बच्चे, क्यों, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज कांस्टेंट, सेम वैल्यू है, और वायर नजदीक है D1 पॉइंट D से, जो वायर 1 है विच इज दैट वायर 1 इज क्लोजर टू पॉइंट D, तो पहले इसलिए B1 को लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, फिर हम B1 - B2 कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब B1 में मुझे बताओ वैल्यूज, म्यू नॉट रख लिया, करंट की वैल्यू क्या है I, ठीक है, कैपिटल I लिख लेते हैं क्योंकि फाइनल आंसर्स में कैपिटल I ही है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। D1 की वैल्यू बताओ बच्चों, अभी कैलकुलेट की हमने, म्यू नॉट I 4 पाई अपॉन 4 पाई D1 लिखते तो D1 की जगह मैंने R रख लिया। साइन ऑफ θ1, तो वायर 1 के लिए थीटा क्या है, वायर 1 के लिए θ1 साइन θ1 कितना है, 30 है कि 60 है,
60 60 साइन ऑफ 60 डिग्री। और थीटा 2 क्या है? 0 0 तो साइन ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा क्या, B1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताओ बच्चे क्या आएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2 बाई √3/2 √3 म्यू नॉट आई। ठीक है, सर नीचे ऑप्शन ए। नीचे 2 आएगा। अरे अभी इतना जल्दी मत करो। नीचे 2 आएगा तो 2 × 4 8 पाई आर। ये मेरा B1 आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू वायर 1। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू वायर 2 यानी B2 निकालेंगे। B2 क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू D2 की वैल्यू बताओ। साइन ऑफ थीटा 1। अब वायर 2 का क्या बताओ, वायर 2 के लिए थीटा क्या है, 30 डिग्री। और थीटा 2 0 डिग्री। 0 डिग्री ये साइन 30 प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री, ये मुझे हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, और साइन 0 तो 0। तो मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन नीचे 1/2 था तो 8√3 पाई आर। B1 और B2 आ गए। अब मुझे ये बताओ B1 और B2 की वैल्यू क्या ऐड करनी पड़ेगी कि सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी एक दूसरे में से टू गेट द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। देखो हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता है कि यार करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक की वजह से अवे फ्रॉम द पेपर आएगा। जैसे मान लो वायर एसी को, ऐसे वायर एसी को अपने हाथ में क्लैंप करने के ऐसे इमेजिन करो, और फिर पॉइंट डी पर इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, और बी सी बी से क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू लिखूं तो जो मेरा B2 है दैट इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, और जो मेरा B1 है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो एक दूसरे से अपोजिट पॉइंटिंग डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड B1 का ज्यादा है, B2 का कम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, B1 माइनस B2 निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट एट पॉइंट D ड्यू टू दीज टू वायर्स इज B1 माइनस B2। तो ये क्या आएगा, B1 की वैल्यू √3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर थी, और माइनस करेंगे, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चे, तो म्यू नॉट आई अंडर अपॉन में 8 अंडर 3 पाई आर। ठीक है, अब इसको ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी। हमारा सही कैलकुलेट हुआ है क्या, B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू हमारी सही कैलकुलेट हुई है, B2 भी सही कैलकुलेट हुआ। अब इनको हम नीचे क्या करें, 8√3 ले लेते हैं, है ना, नीचे 8√3 एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा, 8√3 पाई आर में एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 म्यू नॉट आई और माइनस म्यू नॉट आई। तो फिर क्या आएगा, ऊपर 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8√3 पाई आर। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई आर मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट डी ड्यू टू दीज टू वायर्स। तो क्या आंसर आया फिर, ऑप्शन बी। मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब एक बार इसको आप ध्यान से समझ लो, है ना, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ध्यान से समझ लो एक एक शब्दों को। आप एक मिनट का टाइम लो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही है, और क्या क्या दिक्कतें आई, आपका कहाँ गलत हुआ वो इंट्रोस्पेक्ट करो, देन वी विल प्रोसीड टू। पूछनी है, ये जो हम सर्कुलर पार्ट है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना, सा उस वाले का हम पॉइंट डी पे उस वाले से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का रोल नहीं मान के चल रहे हैं। समझ आया सर मतलब वो सर्कुलर पार्ट से कोई भी रोल मतलब मान के नहीं चल रहे क्या, मतलब नहीं, अरे क्वेश्चन लिखा है ना बच्चे, इंसुलेटिंग सेमी सर्कुलर डिस्क, इंसुलेटिंग, तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, उससे कैसे फ्लो करेगा। वो डिस्क है, उस डिस्क के अंदर ऐसे एम्बेडेड है वायर, ऐसे सोचो प्लास्टिक का एक डिस्क है सेमी सर्कुलर, उसके अंदर 2 वायर ऐसे आपने डाल दिए, उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा ना करंट। सर मतलब सर्किट नहीं था ये, नहीं, दैट इज नॉट, क्वेश्चन पढ़ो ना। 2 current carrying wires are placed in grooves of insulating semicircular disc। grooves है, वहां पे कुछ grooves बने, उसमें semicircular disc में इंसुलेटिंग है, प्लास्टिक का डिस्क है, तो 2 वायर आपने बांध दिए हैं, खाली केवल वायर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है करंट। ओके सर। तो सर तो अगर मतलब
वो हाँ। होता, जैसे कंडक्टिंग होती वायर, तो हम लोग जो वायर का कंडक्शन है उस पॉइंट्स को भी मतलब वैसे थीटा भी लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड करना की। पड़ता, पर फिर वो है ना हमारे जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं उनके लिमिट से बाहर हो जाता है, फिर वो आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन वगैरह से करना पड़ता है, एलिमेंट्स लेके करना, अगर ऐसा होता तो करते थे। बट फिर वो टफ, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वो आएगा नहीं, फिर होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। वैसे आएगा नहीं ऐसा, बट आ जाए तो कोई ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना बेहतर है। अब देखो, अगर आपको समझ आया बच्चों सबको, तो गिव मी अ थम्स अप, है ना, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, ठीक है, ये बिना सॉल्व किए हो जाएगा। इन द फिगर शोन, करंट I1 is established in the long straight wire AB. Another wire CD carrying current I2 is placed in the plane of the paper. The line joining the ends of the wire is perpendicular to wire AB. The resultant force on the wire is, resultant force wire पे क्या रहेगा? आपको वैल्यू नहीं बतानी, आपको खाली ये बताना है कि किस डायरेक्शन में रहेगा। क्या दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे बेटा? पहले तो ये बताओ, क्या दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे? Yes, sir. करेंगे, Yes, sir. क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा करंट कैरिंग वायर वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ तो फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो, अब देखो, वायर ए बी है, वो स्ट्रेट वायर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। वायर सी डी है, वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में इस तरह का बेंट वायर है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ वायर सी डी, टू एंड्स ऑफ वायर सी डी क्या है, सी से डी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वायर ए बी। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर सीडी, सीडी पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या जीरो होगा? पहले तो जीरो बताओ, जीरो होगा? नहीं, No, sir. टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि जो फोर्स लगेगा उसका केवल और एक ही कंपोनेंट होगा, किस तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ। मतलब वो उसका नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर सीडी विल बी इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि फोर्स ऐसे नेगेटिव साइड में पॉइंटिंग हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो। या फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की फोर्स केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो देखो, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वायर से, जैसे जैसे आप वायर ए बी से दूर जाओगे तो लगने वाला फोर्स घटेगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल डिक्रीज। तो अगर मैं ये भी बोल दूं कि यार मान लो इसके फर्स्ट वाले पार्ट पे फोर्स इधर लग रहा है, मान लो अट्रैक्टिव लग रहा है इस साइड, और सेकंड वाले पार्ट पे लग रहा है इस साइड ऐसे, और F1 का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा रहेगा F2 से। क्यों? क्योंकि F2 जो वायर का जो सेकंड सेगमेंट है वो दूर है। तो इन दोनों फोर्सेस के इम्बैलेंस की वजह से मुझे ये पता चल जाएगा कि यार इनका रिजल्टेंट जो है ना दोनों फोर्सेस का, वो ना तो एक्स की तरफ पॉइंट करने वाला हो सकता है ना वाई की तरफ। इन दोनों का कोई ना कोई इफेक्ट जो रहेगा वो दोनों डायरेक्शन में रहने वाला है। यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा ऑन वायर सी डी एफ नेट, उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट भी होगा, ड्यू टू इम्बैलेंस इन द फोर्सेस। तो F1 फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड भी कम है ना, वो एक दूसरे के, अगर मान लो F1 ऐसे पॉइंटिंग होता और F2 इससे जस्ट अपोजिट पॉइंटिंग होता, जब इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से भी एक ही डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आता नहीं, बट ये फोर्सेस भी पॉइंटिंग किसी एंगल पर ही है। तो इनके ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड्स हमारे को दोनों कंपोनेंट मिलने वाले हैं, एक्स कंपोनेंट भी मिलेगा और वाई कंपोनेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तब भी आप इसको कर सकते हो कि यार नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर सीडी विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इस सिंपल आपको बेसिक आपका जो फोर्स का बैलेंस है उसी से हो गया ये। बस आपको ये पता होना चाहिए करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं। चलो,
फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज, ये तो बहुत आसान सवाल है। इनसाइड ए सोलेनोइड फील्ड की वैल्यू क्या होता है? B इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। म्यू टेन है। म्यू एन, ठीक है। अब बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर? Sir, option D, directly proportional to इज current. डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आप तो पढ़ा और टिक किया, सीधा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL एट डिस्टेंस R एंड एलिमेंट करंट कैरिंग I इज, या फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बता दो इसका, दोनों ही। Sir, option D. सर ऑप्शन डी। जो बायोट सेवर्ट्स लॉ है उसी का वेक्टर फॉर्म बता दो, या उसी को बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या डिफाइन करता है वही इसने ऊपर लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ DL एट ए डिस्टेंस R। तो कौन सा होता है? वेक्टर फॉर्म में नीचे R क्यूब आएगा, Yes, sir. यस सर। R तो नीचे R क्यूब आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन डी सही है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो सिंपल सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 6 करो। A charge q coulombs moving in a circle at n revolutions per second and the radius of the circle is r meters, then magnetic field at the center of the circle is, center of the circle पर magnetic field क्या होगा? जो चार्ज मूव कर रहा है ना उससे आप करंट निकालो बेटा। सबसे पहले चार्ज मूव कर रहा है उससे करंट निकालो। Sir, N into Q. है ना। तो देखो सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो करता है तो अगर उसको बोले उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। और एक सर्कुलर लूप में चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज मूव्स इन ए सर्कल एट n रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो अगर चार्ज क्यू n रेवोल्यूशंस मूव कर रहा है एक सेकेंड में अबाउट द सेंटर पॉइंट, तो फिर आपका करंट थ्रू द लूप क्या कंसीडर किया जा सकता है? करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू Q। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। और Q क्या है? चार्ज। तो चार्ज अपॉन सेकेंड क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वही तो करंट होता है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू Q, NQ हो गया आपका करंट I, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में रख देंगे I की वैल्यू को, तो वी कैन कैलकुलेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट NQ डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। अब वैल्यूज रखो, क्या क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? कुछ और भी दिया है क्या? चार्ज Q and radius of the circle is R meters. The magnetic field at the center of the circle is, magnetic field at the center of the circle is। अच्छा, म्यू नोट की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू नोट क्या होता है बताओ? 4 4 पाई पाई इंटू 10 माइनस पावर माइनस 1 एन क्यू डिवाइडेड बाय 2R। तो फिर क्या आएगा बच्चे? इसको सॉल्व करेंगे तो Sir, B इज option इक्वल टू C आएगा. ऑप्शन सी। Q by R into 10 to the power minus 7। तो ऑप्शन कौन सा आ गया फिर से? 2 पाई एन क्यू। ऑप्शन सी आ गया ना सर? सी इज द राइट आंसर। यस सर। यस इनटू 10 और बाकी एसआई न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से खाली मुझे करंट पता होना चाहिए भाई, हाँ ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताओ। A charged particle can never move along a magnetic field line in the absence of any other force. In the absence of any other force. Because Sir, statement 1 is false and statement 2 is true.
हाँ जी, बताओ। A charged particle can never move along a magnetic field line in absence of any other force. बताओ। देखो, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब लगाता है? जब एंगल जीरो ना होकर कोई और एंगल हो, है ना? Yes, थीटा sir. एंगल। अगर मान लो जीरो एंगल है तो आप मूव कर सकते हो, उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इजिली मूव कर सकता है विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जब 90 डिग्री पे होता है तो हमने देखा कि 90 डिग्री पर अगर आएगा चार्ज पार्टिकल विद मैग्नेटिक फील्ड तो फिर उस पर फोर्स लगेगा बिल्कुल 90 डिग्री में। तो इसीलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, यानी सर्कुलर Yes, रूप में sir. मूव करेगा चार्ज, है ना? और किसी जनरल एंगल थीटा पर होगा तो कैसा पाथ होता है? आपने Helical. देखा, हेलिकल पाथ। Helical path. तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। अगर जीरो पे है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी एंगल पे 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है तो हेलिकल पाथ में चार्ज मूव करेगा। और अगर 90 पे है तो सर्कुलर पाथ में, क्योंकि बिकॉज देन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो क्या स्टेटमेंट 1 मेरी सही है बेटा? ये चार्ज No, पार्टिकल sir. कैन नेवर मूव अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गलत हो गई, है ना? चार्ज पार्टिकल कैन इजीली मूव अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स। तो अलोंग द फील्ड तो मूव करने के लिए उसको कोई इफेक्ट करना ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं। तो स्टेटमेंट 1 मेरी गलत हो गई। क्या स्टेटमेंट 2 मेरी सही है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक Yes, फील्ड इज sir. गिवन। Yes, sir. कौन सा, क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को? कौन सा फोर्स है ये? Sir, Lorentz लॉरेंट, force. है ना? लॉरेंट फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स या और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का सम होता है। तो ये एफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी आपका जो है हो गया है। तो ये क्या है ऑप्शन? फिर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी है मेरा। Sir, D. स्टेटमेंट 1 इज, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा हो गया जी, इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 करो, खुद दिमाग लगा के करो, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, आपको टाइम दे रहा हूँ इसको करने के लिए। चलो, जिनका हो गया वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, जिनका नहीं हुआ, जिनको एग्जाम में नहीं हुआ था, वो इसको करो। ठीक है, आसान सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कंसेप्ट है इसमें, मैग्नेटिक मैग्नेटिक का कम है। ठीक है, करो इसको। जिनका होता जाएगा हैंड रेज करते चले जाओगे। जैसे आप आंसर आ गया कि भाई आप ए बी सी डी आपने चॉइस लॉक कर दी अपनी, तो आप हैंड रेज कर लेंगे फिर, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई कितने बच्चों ने कर लिया। और इस क्वेश्चन को मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना? सब बच्चे करेंगे यार, अभी जितने बच्चे क्लास में हो सभी के सभी इसको करेंगे। ऐसा ना कि जो 2-3 बच्चे बता रहे हैं वो तो एग्जाम में भी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने तो वहां भी किया था ये। तो अब पर्पस ये है ना कि आप जिनका ये छूट गया था, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, नाकारा बच्चे जो हो रखे हैं हमारे, उनका कुछ हो जाए, और जिनके क्वेश्चन गलत हो गए थे तो आपका एटलीस्ट क्लास टाइम में रिवाइज हो जाए। चलो, Yes, sir.
हाँ जी, क्या ऑप्शन आया? अभी हैंड रेज करो, पहले आंसर मत बताओ, हैंड रेज करो जिसका हो गया है। दिव्यांश का हो गया, सब बच्चे करो यार, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करो, चाहे आपका जो भी आपको लग रहा है, मान लो ABCD, अगर आपका चॉइस मन में लॉक हो गया तो हैंड रेज कर लो कि हाँ सर मैंने अटेम्प्ट कर लिया अपना, तो मेरा ये आंसर है फाइनल। तो 2 बच्चों ने अभी किया है, अभी काउंट बढ़ा हुआ है ना, टाइम ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट और ले लो, बट सब बच्चे करेंगे इसको। A battery is connected between 2 points A and B on the circumference of a uniform conducting ring of radius r and radius resistance capital R. One of the arcs AB of the ring subtends an angle theta at the center. The value of magnetic induction at the center due to the current in the ring is, ठीक है। तो यार आपको एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है, रिंग के 2 पॉइंट्स पर आपने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। अब क्या होगा, कंडक्टिंग रिंग था, ये कंडक्टिंग रिंग था, जैसे ही आपने 2 अलग अलग पॉइंट्स पे बैटरी जोड़ी, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब क्या होगा, ए से बी एक सर्किट बनेगा, ए से बी एक करंट को एक पाथ मिलेगा, है ना, दिस इज अ पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, और एक मिलेगा ए टू बी ऐसे शॉर्टर पाथ। तो एक के थ्रू मान लो करंट I1 है, दूसरे के थ्रू करंट I2 रहेगा, करंट I1 एंड करंट I2। अब एक का एंगल दिया आपको कि ए बी का एंगल थीटा है, ए बी सबस्टेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। कितने बच्चे अभी कर रहे हो, 1 मिनट और चाहिए, जितने बच्चों को बताओ एक बार हैंड रेज करना, जिनको 1 मिनट और चाहिए अभी। क्रिश कर रहा है, दीक्षांत, अजय, ठीक है आप करो, 1 मिनट और लो। 7:47 पे मैं आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ना यार, वो अटेम्प्ट तो करो, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, फिर कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। दिव्यांश बताओ बच्चे कैसे किया आपने, दिव्यांश। इसमें मैंने सिंपली फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी जो कि अच्छा, अपोजिट आ रही थी, तो उससे 0 आया आंसर। मैग्नीट्यूड कैसे पता निकालोगे, फील्ड की डायरेक्शन तो ठीक है, बट मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो 0 आएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट किया? मैग्नीट्यूड 0 आएगा तभी तो आप बोल सकते हो ना कि भाई डायरेक्शन अपोजिट है, राइट, बट मैग्नीट्यूड भी बराबर रहेगा, तभी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तभी तो 0 आएगा नेट मैग्नेटिक। इक्षिता आप बताओ अच्छे, किसने किया था पहले, दिव्यांश ने और इक्षिता ने किया था ना,
किसी और बच्चे का आता है तो एक बार बताओ, अनम्यूट करके बताओ कैसे किया। सर बताऊं? सर हाँ, 0 फॉर ऑल सर वैल्यूज ऑफ इसमें थीटा। वोल्टेज सेम होगी तो इसमें I1 R1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें I1 L1 इक्वल आ जाएगा, I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2, तो ठीक उससे है, हो जाएगा। ठीक है, चलो आप बताओ। इक्षिता कुछ बता रहे थे। सर इक्षिता, फाइनल आंसर बता रही थी, ऑप्शन डी। वो तो पता है ऑप्शन डी आएगा, बट कैसे सॉल्व कैसे किया, कौन बच्चा बताएगा जिन्होंने सॉल्व किया, एक बार बताओ। हाउ डिड यू अप्रोच इट? पहले इसमें आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कुलर आर्क का, हाँ हाँ, और करंट की जो है हम थीटा के टर्म्स में वैल्यू निकाल के वो कैंसिल हो जाएगी दोनों। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना। जितना थीटा ज्यादा उतना करंट कम। तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड आर्क है, एक का लेंथ L1 है और दूसरे का L2 है। L1 इज द लेंथ दिस वन और L2 आपका ये है L2, ठीक है। तो L1 क्या है? L1 इज R थीटा और L2 क्या है? R इंटू 360 माइनस थीटा। तो अगर इसको ऐसे थीटा के टर्म्स में नहीं भी लिख रहे तो हम ये लिख सकते हैं कि यार एक लेंथ आर्क लेंथ L1 है, दूसरा आर्क लेंथ L2 है। और करंट जो है, करंट क्या रहेगा? जैसे क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम है, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस एक ही बैटरी जुड़ी है। अब चाहे येलो कलर के पाथ से लेके जाओ, चाहे ब्लू कलर वाले पाथ पे जाओ, है ना। दो रेजिस्टेंस मान लो इनको, आप इनको एक रेजिस्टेंस मान लो, ब्लू कलर का रेजिस्टेंस है और एक येलो कलर का। तो रेजिस्टेंस जो है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 R2 बोल दिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस ब्लू वाले का R1 बोल दिया, ठीक है। तो आप चाहे रेजिस्टेंस R1 की बात कर लो, यानी ब्लू कलर वाले आर्क के अक्रॉस पोटेंशियल की बात कर लो, तो वो भी V है, मान लो V इज द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। और ब्लू कलर येलो कलर वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल V ही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यार V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैं लिख देता हूँ कि यार I2 इंटू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू I1 इंटू रेजिस्टेंस R1। ये तो वोल्टेज से लिख लिया क्योंकि एक ही बैटरी जुड़ी हुई है। अब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी वायर में रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो अगर एक गिवन वायर है जिससे आपने रिंग क्रिएट किया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो जितनी लंबी आप वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा? आई विल रिप्लेस दिस R का वैल्यू विद लेंथ का वैल्यू। तो I2 L2 शुड बी इक्वल टू I1 L1, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे पता है क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ फॉर्मूला। B इज इक्वल टू, बताओ आर्क का फॉर्मूला बताओ बच्चे। म्यू नॉट I बाय 2R, म्यू नॉट I बाय 2R, ब्रैकेट में थीटा बाय पाई, थीटा बाय 2 पाई, ब्रैकेट में थीटा बाय पाई। ये कितना एंगल? 180 डिग्री, 2 पाई 360, थीटा बाय 2 पाई। तो कितना एंगल आपका सबस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे? म्यू नॉट I तो कांस्टेंट है, सॉरी करंट अलग अलग है, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अभी बात हुई थी, थीटा कैन बी रिटन एज L अपॉन R, है ना। जैसे थीटा को लिख सकते हैं इधर L1 अपॉन R, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको 360 के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो है एक बार इधर L1 के लिए करेंगे तो थीटा को L1 अपॉन R लिख लेंगे, दोबारा इधर से ही थीटा मान के दूसरी बार क्या लिख लेंगे? L2 अपॉन R। तो इस फॉर्मूला में जब मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और नीचे R आ जाएगा, एक R पहले से था, 4 पाई R स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे? L, है ना, ऊपर L आ जाएगा। तो म्यू नॉट IL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर आ गया, जब थीटा को मैंने L अपॉन R रख दिया, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय R। अब मैं क्या करूंगा? आई विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क L1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क L2, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो B1 की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चे इस फॉर्मूला में? B इज इक्वल टू म्यू नॉट IL अपॉन 4 पाई R। तो यहाँ रखेंगे म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो रेडियस तो दोनों के लिए सेम है तो ये रख लिया। B2 क्या आएगा? म्यू नॉट I2 L2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब मुझे पता था कि ये वोल्टेज वाले फॉर्मूला से है ना, ओम्स लॉ से ये पता था कि I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2।
ये दोनों वैल्यू बराबर पता थी। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, तो मुझे यहाँ से पता चला कि यार B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और फिर फ्लेमिंग्स वाले रूल से बोल देंगे कि यार एक में करंट का डायरेक्शन ये है, दूसरे में अपोजिट है, तो इनका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, तो 0 हो जाएगा फॉर दिस वैल्यू। लेकिन क्या ये मेरा ये फॉर्मूला I2 L2 I1 L1 हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए एप्लीकेबल रहेगा? भाई चाहे मैं कहीं भी जोड़ दूं, अभी तो मैंने थीटा पे जोड़ा, मान लो मेरा पॉइंट ए इधर होता, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होता, तो थीटा की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती, तो थोड़ी बढ़ती तो क्या होता, कोई टेंशन नहीं थी, आपका करंट उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता। बट I1 L1 और I2 L2 इनका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, वो आपका बराबर रहने वाला है। यहाँ से आई कैन डेफिनेटली से कि इट विल बी 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग रिंग, ये आपका 0 होगा, चाहे आप कहीं भी दो पॉइंट कनेक्ट कर दो। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे? यस सर। तो आपको ये थोड़ा समझ आ गया है। चलिए, अब डाउट है किसी बच्चे को तो इसमें जरूर पूछेंगे बच्चे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ये वाला करो। इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल current carrying wire carries a current that is uniformly distributed over its cross section. The magnetic field as a function of the distance from its axis. तो यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू कैन इजिली डू दिस। बताओ फॉर्मूला इनसाइड द सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ एड्रेस किया अभी बच्चे, किसने किया? सो म्यू नॉट आई अपॉन, बताओ म्यू नॉट आई अपॉन करंट 2 पाई आर। 2 पाई करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख लो, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। ठीक है, इनसाइड ये हो गया, यानी हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी कि रेडियस के साथ क्या रहेगा, और आउटसाइड क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब इसको अगर देखा जाए, ऐसा रिलेशन आपको कौन सा दिख रहा है? शुरू में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, बाद में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। आर बढ़ते बढ़ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर यहाँ पे क्या हो गया? R इज इक्वल टू कैपिटल R, और उसके बाद फिर आपका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि 1/r प्रोपोर्शनल ये R। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, आपने कहीं सुना होगा थोड़ा थोड़ा, तो भी आपको याद रह जाएगा। भाई इनसाइड आपका, अभी सुन लो, इस चीज को याद रख लो, करंट कैरिंग वायर के अंदर इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस, आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, जो उसकी सेंटर एक्सिस है। ठीक है, तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनसाइड इट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, आउटसाइड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, a proton and an electron enter a magnetic field B perpendicular to it। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो कि B के परपेंडिकुलर एंटर किया with speed v and 10v। तो प्रोटॉन v वेलोसिटी से गया और इलेक्ट्रॉन 10v से, then the ratio of radii of their circular path is, रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो सर्कुलर पाथ का, अगर वो याद नहीं है तो फोर्स बैलेंस कर लो। मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा? QVB, है ना, V क्रॉस B होता है तो QVB हो जाएगा आपका 90 डिग्री sin 90 0, तो sin 90 1। तो QVB आपका फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। इसी फॉर्मूला, इसी को हम ये करके हम फॉर्मूला निकालते हैं। देखो रेडियस का अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो R इज इक्वल टू mv/qb। ये किससे आ रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स।
उससे आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। तो डी आ रहा है। और ऑप्शन डी। डी आ रहा है। बाकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, जैसे रेडियस ऑफ पाथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू भी तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहता है, तो क्यू भी आपका सेम हो जाएगा। तो रेडियस Yes, ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिया है कि प्रोटॉन इज 1820 टाइम्स हैवियर, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या दे दी आपको, 1820। और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको ये भी दे रखा है। तो 1820 आ गया आपका ये वैल्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, प्रोटॉन था आपका b और दूसरा 10v था, तो क्या आ गया 1820/10 क्या गया 182/1 यानी कि 182:1। तो ये आपका रेडियस ऑफ पाथ आ गया। ठीक है, अब जिसको समझ नहीं आया यार ये फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, तो ये फॉर्मूला को देखो हम थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट कर लेते हैं। R = mv अपॉन qb है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब केवल तभी एप्लीकेबल है, रेडियस ऑफ पाथ तभी एप्लीकेबल है जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो चार्ज। और सर्कुलर में कब मूव करता है, व्हेन इट एंटर्स द फील्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, तब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ qb = mv अपॉन r। ठीक है, अब दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो qvb = mv² अपॉन r तो mv² अपॉन r क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और qvb क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा होगा, देखो अब आपको थोड़ा डायग्राम भी याद, किसी बच्चों को नहीं भी आता है तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे एक चार्ज है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा, दैट विल बी अंदर की साइड। ये फोर्स होगा qvb, और इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको mv² अपॉन r लग रहा होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब फील्ड आपका यूनिफॉर्म फील्ड है ना, जो चार्ज है यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहा है, एंटर करेगा 90 डिग्री पे, उसके बाद अपना चलता रहेगा इसका जो चल रहा है। ठीक है, तो इससे आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर डी 182:1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन with the speed of this along the positive x direction in the presence of magnetic induction. The magnitude of the force experienced by the electron in newtons. तो क्या ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स F = ब्रैकेट में वेक्टर v into वेक्टर b, है ना, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो आपको सभी वेक्टर दे रखे हैं। वेलोसिटी इज गिवन एज, वेलोसिटी क्या दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, 2 पावर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो आई कैप दे दिया। वेक्टर बी इज गिवन एज आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है बच्चे, दोनों एसआई में, ये टेस्ला में था, ये मीटर में पर सेकंड में था, तो मैंने यूनिट नहीं लिखे, मैं डायरेक्टली लिख लिए। चार्ज भी अगर मेरा कूलम में दे रखा है तो है इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप है ना फोर्स कैलकुलेट करो, आप कुछ नहीं करना, Q × V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस B निकालो और फाइंड आउट करो। ठीक है, कैलकुलेशन करो बच्चे, तो मुझे आंसर बताओ इसको। मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको, तो आप भी करते रहो। कैलकुलेट करना करिए। कुछ बच्चों की खाली 1 घंटे की क्लास होती है ना, बोला गया ना आपको, बच्चों ने बोला। कुछ बच्चों की 1 ही घंटे की होती है ना क्लास, जिनकी 1 घंटे की होती है वो लोग जा रहे हैं अब धीरे धीरे छोड़ कर, है ना, थक गए हैं बेचारे, उनको 1 ही घंटे पढ़ना होता है,
कर लो, 2 क्वेश्चन और करा के छोड़ दूंगा मैं सबको, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से कर लो इसको, जितना करेंगे ध्यान से कर लेंगे ना। 11 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, छोड़ दूंगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ। और ऑप्शन सी आ रहा है, सी आएगा क्या? अच्छा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यार। तो देखो मैं क्या करूंगा यार, है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आई वाले को ना इसको बाहर ले आता हूँ, क्योंकि आई का एक ही कंपोनेंट है, तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, तो दोनों में सब में डिवाइड करूंगा तो वाई में 0/समथिंग, जेड में 0/समथिंग, वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रिफॉर्मुलेट कर लेता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ब्रैकेट से बाहर ले आया 2 इंटू 10⁻5 को, इससे क्रॉस प्रोडक्ट से। अब मेरे को करने में आसानी हो जाएगी इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को, आई जे ये, ठीक है, और ये हो गया आपका 10014 -3। अब आपको सोल्व करना है इसको, ठीक है, अब सोल्व कर लो। 1.6 -1.6 इंटू 2 इंटू दिस आपका आया -3.2 इंटू 10⁻14 इंटू ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज आएंगी, तो 1 के साथ क्या आ रहा है, 1 को रखो एज इट इज, कुछ नहीं आ रहा आई कंपोनेंट में, आई कंपोनेंट में आपका कुछ भी नहीं आ रहा। जे कंपोनेंट में क्या आएगा, जे में आएगा -3, तो प्लस का 3 आ जाएगा, +3 जे कैप, और के अंदर क्या आएगा, के अंदर इसको छोड़ देंगे तो प्लस का 4 के कैप। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3 जे कैप 4 के कैप। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है फिर। 3 जे कैप 4 के कैप इंटू -3.2, तो ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया, लेकिन आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, है ना, तो मैग्नीट्यूड अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया -3.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3 जे कैप 4 के कैप। 3 जे कैप 4 के कैप का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √3² + 4², वेक्टर क्वांटिटी ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 3² + 4² क्या होगा, 5 के बराबर, है ना। ये यस होगा सर। तो 5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻14, 5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻14, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को भी हटा देंगे, तो 3.2 इंटू 5 कितना होगा, So 16 into 10⁻⁻14. So हाँ 61 ये आपका आ into गया 10 30. 16, हाँ 16 इंटू 10⁻�14 न्यूटन। अब हमारा ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है, यस ऑप्शन सी मैच कर रहा है, -13, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻13, 16 इंटू 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा। तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना था, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो कुछ बच्चे ना क्रॉस प्रोडक्ट करने से डरते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो सब कर लेते हैं, इजीली हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में समझ नहीं आता उनको। कुछ कोई है ऐसा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, नहीं आती, अच्छी बात है, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 12 करो अब मेरे लिए, क्वेश्चन 12 बहुत आसान है। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स, इनमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो बताना मेरे को, है ना, कैसे होगा सॉल्व, थोड़ा सा जिनको आंसर आ जाए हैंड रेज कर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जिनको इसका आंसर पता चल गया है कि हाँ हो गया सॉल्व, वो हैंड रेज कर लेंगे। ठीक है, वरुण का आंसर आ गया, बाकी सब भी करो, फटाफट करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हें, करो इसको। गुंजन का आ गया आंसर, शाबाश बेटा। जिनका भी आंसर आ जाए हैंड रेज कर लेंगे बेटा, है ना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने सॉल्व कर लिया है।
यशवीर का भी आ गया, कनक, शाबाश। सब करो यार, मैं फिर नाम लेके पूछूंगा। आप देखो, अब मेरे को नाम लेके पूछना पड़ेगा फिर आपको। बाकी जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं, दिव्यांश आपका नहीं आया बेटा? गुनगुन, दिव्यांश, शिक्षिता। चलो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं यार, सबका आएगा आंसर। अब जिसको कुछ नहीं आता उसका भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, दो बार मैग्नेट दे दिए, इनके सेंटर्स एक दूसरे से, सेंटर ऑफ दीज बार मैग्नेट्स आर d डिस्टेंस अपार्ट, सभी d डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है? अ स्टेशनरी चार्ज q इज प्लेस्ड एट पॉइंट p। पॉइंट p पर एक स्टेशनरी चार्ज q रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? टू मैग्नेट्स एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर इज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज q। इस चार्ज q पर कितना फोर्स लगेगा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी बार मैग्नेट्स, ये बताओ पहले। करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बार मैग्नेट्स? क्या बार मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं? अरे यस और नो? Yes. यस, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स कब लगता है? व्हेन चार्ज इज एटलीस्ट मूविंग। चार्ज कम से कम मूव तो करे, है Yes, ना? sir. व्हेन द चार्ज इज मूविंग एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तब लगता है फोर्स। तो लेकिन उसके लिए मूव तो करना जरूरी है। लेकिन ये चार्ज क्या है? फिक्स्ड है कि मूविंग चार्ज है? सर स्टेशनरी है। स्टेशनरी चार्ज क्यू। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? No, sir. तो फिर No, क्या sir. आंसर आएगा? जीरो। बी ऑप्शन आएगा। कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं आइडिया लग रहा उसको भी इतना पता होना चाहिए। तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसको पढ़ के, है ना? स्टेशनरी चार्ज, हाँ जी। सर मैंने टेस्ट में इसमें ग्रेविटी लगा के गलत कर दिया था ये। वही तो, क्यों करना है? तो क्यों करना है यार? मैग्नेट्स बता दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया कि हाँ चलो बार मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड बहुत यूनिफॉर्म नहीं होगा, कुछ उसका पैटर्न होगा, रिपल्सिव होगा, तो वो भी ओवरलैपिंग हो जाएंगे। बट फिर भी चार्ज ही फिक्स कर दिया तो समझ में आ जाएगा ना। ऐसे तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखो, आपने बार मैग्नेट्स की वजह से कोई कैलकुलेशन तो करी नहीं है कि भाई दो बार मैग्नेट है उसका एक फील्ड पैटर्न बनेगा, उसमें फोर्स क्या लगेगा। या तो फंक्शन दिया जाए कोई आपको, फोर्स का फंक्शन दिया जाए या कुछ तो दिया जाए मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए। कुछ भी नहीं दे रहा है, सीधा पूछ रहा है। ना तो हमने डेरिवेशन पढ़ा ऐसा, ना हमने कुछ ऐसी चीजें देखी। हाँ, पॉइंट पी को अगर हम ऐसे दो के सुपर इम्पोजिशन से करें, बट उसके लिए भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए फिर। तो उससे भी तुम्हें क्लिक करना चाहिए ना कि शायद क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। स्टेशनरी चार्ज है तो खत्म वहीं पे, जीरो। चलो क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू a short bar magnet at a distance of 0.2 meter on the equatorial line is this। अब यहाँ देखो सलीके से क्वेश्चन लिख दिया है, सारी वैल्यू दे दी है, सब कुछ दे दिया है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। अब बताओ इसका आंसर। इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वो याद करो आप, और उसके बाद इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। इक्वेटोरियल लाइन पे व्हाट इज द फॉर्मूला? So mu naught upon 4 pi और mu naught into में m upon d cube। m अपॉन डी क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी क्यूब होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, है ना, ऑन इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम अ बार मैग्नेट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे ही होता है। अच्छा, एक्सियल पे कितना होगा बच्चे? एक्सियल पे इसका डबल होता है, 2m/d। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला आपको पता चल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? बी फाइंड आउट करना है कि एम फाइंड आउट करना है? सर m। ठीक है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, अब आपको एम फाइंड आउट करना है। अब सब लोग करो इसको, है ना। एम इज इक्वल टू, चलो बी को लिख लेते हैं। बी इज गिवन एज 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू म्यू नॉट को लिख लें 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.2 का। ठीक है बच्चे, यहाँ पे m इज द ओनली अननोन क्वांटिटी, इसको सॉल्व कर लेंगे। m इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। करो, ये आपका ऐसे आ जाएगा 200 ऊपर तो इंटू
10 to the power -7/6 को एडजस्ट कर लिया, 0.2 into 3 किया, तो ये आपका आ गया 8 into 10 to the power -3। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि सर 1.6 1600 into 10 to the power -3, ये 1.6 आ गया। 1.6 यूनिट क्या आएगा, यूनिट बताओ। सर एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपका 1.6 दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग था। यहाँ पे सब कुछ आपको सब कुछ वैल्यू दे दी तो पता ही चल रहा है कि हाँ कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। पिछले में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन को जिन्होंने गलत किया, जैसे मैं ग्रेविटी लगाया किसी ने, बच्चे ने, आई उसने शायद, तो वो सब आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं दोनों फॉर्मूला आपको बता दी, ठीक है, आपको भी याद है। नहीं याद थे तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन का हो गया, एक्सियल का इसका डबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, फिर से मैं आपको टाइम दूंगा 2 मिनट का, मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है बच्चे। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the distance 2d from the short bar magnet in longitudinal direction to the field at a distance d in transverse direction is, क्या बोल दिया यार, रेशियो। हाँ रेशियो बताना है, longitudinal to transverse, 2d डिस्टेंस पर longitudinal डायरेक्शन में एंड d डिस्टेंस पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये आपको कैलकुलेट करना है। longitudinal का मतलब क्या होता है, एक्सियल। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो आप लिख लो। पहले एक्सियल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी क्यूब। ये था आपका फॉर्मूला। और ये किसके लिए था बच्चे, इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स। आगे आंसर। और Yes. एक्सियल का होता है लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी क्यूब, ठीक है। अब डी क्यूब क्या है, डिस्टेंस। तो पहले आपको लॉन्गिट्यूडिनल में डिस्टेंस दे रखा है 2d, तो d की जगह 2d की वैल्यू 2d रखोगे, ठीक है। या इसको r क्यूब भी लिख सकते हैं, आप जनरल फॉर्मूला d क्यूब की बजाय r क्यूब भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको फॉर्मूला है ना ऐसे मिलेगा कि d की बजाय आपका ऐसा मिल जाएगा कि r, बट वो बात वही है कि डिस्टेंस की बात हो रही है, r क्यूब और इधर r क्यूब। तो अपन लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो वैल्यूज रखो और फाइंड आउट करो व्हाट इज द राइट आंसर। क्या आया बच्चे आपका, D. डी आया है ना। तो डी आपका सही आ रहा है, जिनका आ रहा है वो दिख भी रहा है कि अगर डबल डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हो 2 टाइम्स तो डी क्यूब से एक 2 कट जाएगा, बाकी 2 2 4 बचेगा ना, तो ऐसे आया। सब लोग एक बार सॉल्व कर लो इसको। हाँ गुंजन, आगे बच्चे, गुनगुन, यस सर। रश्मि का भी आ गया है, दिव्यांश का भी आ गया है, शाबाश। अगर डाउट है ना, डाउट्स के लिए हैंड रेज करो तो डाउट्स पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपका आंसर आ गया। यार क्या करना है अपने को, लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स का मतलब क्या है यार, कि अपन लोग पहले निकालते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, 2d डिस्टेंस पर, तो b1 निकाल लिया मान लो इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 2d क्यूब, राइट। तो b2 अपना क्या है, b2 इज ट्रांसवर्स, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। वहाँ पे डिस्टेंस डी था, तो अब देखो यहाँ से जो कट रहा है काट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कट रहा है, m भी कट रहा है, ठीक है। तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू डी क्यूब बाई, सॉरी हाँ एक सेकेंड, 2d क्यूब बाई 2d का होल क्यूब। ये आपका आ गया 2d क्यूब बाई 8d क्यूब। यहाँ से d क्यूब भी कट गया तो 1/4 आ गया। तो आपका क्या आ गया, ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल टू ट्रांसवर्स 1/4, 1:4। यहाँ पे क्या है, b1 आपका है, b1 इज लॉन्गिट्यूडिनल, b2 है ट्रांसवर्स, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर छोड़ देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50, इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक वैसे ही जैसा हमने रिंग का किया था I1 L1 I2 L2, ठीक उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है, सेम कंसेप्ट लगेगा। आ गया गुनगुन? सर सब लोग करो, एक बार ट्राई कर लो। आंसर तो ऑब्वियस है इसका, बट एक बार ट्राई कर लेंगे हम भी, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा स्टेट करंट कैरिंग वायर वाला जो हमने यूज किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। इसमें 4 करंट कैरिंग वायर बनेंगी, एक ये पहला पार्ट इसका, दूसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट, और एक नीचे वाली डिफरेंट वायर है वो ये। अब करंट इन दी बॉटम रेड कलर का वायर है वो 3 टाइम्स होगा करंट इन द ग्रीन कलर का वायर। व्हाई? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रीन कलर वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ रेड कलर पोर्शन ऑफ द वायर। तो आपका उसी तरीके से यहाँ पर करंट की वैल्यू इधर क्या होगी, मान लो इनपुट पे पी साइड से आई करंट आया था, तो रेड कलर में जाएगा I/4, सॉरी 3I/4, और ग्रीन कलर वाले में जाएगा I/4। 3 times the current will flow through red color wire because इसका रेजिस्टेंस 1/3 है, और I/4 करंट फ्लो करेगा ग्रीन कलर के पोर्शन ऑफ द वायर से। बाकी θ1 θ2 वो आप ऐसे देख सकते हो कि भाई इधर से जो एंगल बनेगा ये θ1 है, ये θ2 है, लेकिन ये तो सभी के लिए सेम है बिकॉज ये स्क्वायर है ना, इस थीटा थीटा तो सभी पोर्शंस के लिए सेम है, तो ये तो आप ब्रैकेट में एक एग्जैक्टली इक्वल मान सकते हो, तो वैल्यूज कट जाएंगी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो थीटा वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका कांस्टेंट होता ही है। डिस्टेंस d इज आल्सो कांस्टेंट है ना, d डिस्टेंस जो है, जो सेंटर से डिस्टेंस है भाई, देखो वायर का सेंट्रोइड पॉइंट पे बात करें तो ये डिस्टेंस भी सबके लिए सेम है। तो क्या बोल सकते हैं फिर हम कि करंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, है ना। फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो साइन θ1 θ2 तो सभी के लिए बराबर है। जैसे मान लो अगर मैं नेमिंग भी कर दूं, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोर्शन ऑफ द वायर है, फोर्थ है, तो सबके लिए बराबर है। साइन θ1 θ2 की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही क्योंकि सिमेट्री है ना, स्क्वायर है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, और डिस्टेंस d भी देखो सेम है, हर एक वायर से डिस्टेंस d भी सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? यस सर। बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं B1 की बात करूं फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वायर की वजह से, तो क्या मैं बोल दूं B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/4, सिमिलरली B2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/4, सिमिलरली B3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/4। और अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देखो करंट का डायरेक्शन देखो, ग्रीन कलर वाले में एक गिवन डायरेक्शन है और रेड कलर वाले में दूसरा डायरेक्शन है ऐसे। तो इनकी वजह से जो ग्रीन कलर का पोर्शन है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और रेड में उससे अपोजिट में होगा। तो अब ग्रीन वाले से जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी सम ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3। तो हम लिख सकते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस B3, ये जो भी आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3I/4, 3 टाइम्स I/4 प्लस I/4 प्लस I/4, है ना, ऐसा। और जो रेड कलर वाले से प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो उसको B4 बोला, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3I/4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 3I/4 है, यहाँ पे 3 बार ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे अकेले में 3 टाइम्स का करंट है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3I/4। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी अपोजिट, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0। ठीक वैसे जैसा हमने वायर के लिए किया था। अभी हम फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि फॉर्मूला लगा के भी करोगे तो सारी वैल्यू कट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसा है। यस सर। तो यही है। अब किसी बच्चे को ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो इसको ऐसे मान लो यार, B1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू I/4, B2 ऐसे ही होगा C इंटू I/4, B3 हो गया C इंटू I/4। क्या होगा फिर B1 B2 B3 क्या हो जाएगा, 3C इंटू I/4 हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, उसका ऐसे लिख लो C इंटू 3I/4, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, फिर से प्रोपोर्शनल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो आपका क्वेश्चन नंबर
15 का ऑप्शन डी है। एग्जाम में कितने बच्चे इसको सही करके आए थे बच्चे? चलिए, तो अब जो 15 क्वेश्चन आपको कराए इनमें कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्लास को नहीं खत्म कर।